स्वागत है आप सभी का पीजीटी मैथमेटिक्स की वीडियो सीरीज में। अभी तक हम इस वीडियो सीरीज में जो टॉपिक कवर कर चुके हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की 5 से 6 वीडियोस है, आप उनको देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास वो है वेक्टर कैलकुलस का वेक्टर अलजेब्रा। पहला चैप्टर रहता, किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता, 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। यहाँ पर अगर पीजीटी की बात की जाए तो वेक्टर कैलकुलस में सिर्फ वेक्टर अलजेब्रा के बारे में ही पूछा जाता। ठीक है, अगर एलटी की बात की जाए तो उसमें वेक्टर कैलकुलस के और भी चैप्टर को पूछा जाता। हम कवर करेंगे वेक्टर अलजेब्रा का पूरे टॉपिक। ठीक है, इसके अंदर जो भी आता। अगर बात की जाए वेक्टर अलजेब्रा की, ठीक है, वेक्टर कैलकुलस के अंदर जो वेक्टर अलजेब्रा है, तो पूरी वेक्टर कैलकुलस को पढ़ने के लिए हमको दो चीजों की जरूरत रहती है, एक वेक्टर और एक आपके पास स्केलर। ठीक है, कोई भी आप टॉपिक पढ़ लीजिए, उनमें इन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है वेक्टर कैलकुलस के अंदर। अगर बात की जाती है स्केलर की, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? बेसिकली वेक्टर और स्केलर दो क्वांटिटीज रहती है। ठीक है, अब अगर स्केलर की बात की जाए कि स्केलर होता क्या, एक ऐसी क्वांटिटी जिसका अपना कुछ वैल्यू हो या अपना पोटेंशियल हो, जिसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड। इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, उसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस क्या हो जाएगी वहां, जैसे ए है, ए से बी की डिस्टेंस, एक घर ए है, दूसरा घर बी है, इन दो घरों के बीच की डिस्टेंस मान के चलिए ये है 50 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, बस मैग्नीट्यूड है वो मेजर कर लिया, 50 मीटर है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो गया आपके पास, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, या मास है। ठीक है, ये टाइम है, टाइम क्या, जैसे 1 PM हो रहा, 2 PM हो रहा, 1.30 PM हो रहा, ये क्या हो जाएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड हो जाएगी, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज को बोला जाता है स्केलर। क्लियर है? अब स्केलर क्वांटिटीज में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है रियल नंबर। अगर मैं रियल नंबर की बात करूं, रियल नंबर क्या स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो रियल नंबर आप जानते हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन दे दीजिए, उस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का जो मिड पॉइंट, वैसे स्ट्रेट लाइन का हर एक पॉइंट मिड पॉइंट बनता क्योंकि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है, लेकिन अगर हम उसको जीरो से रिप्रेजेंट करें एक पॉइंट को, तो जीरो के जो राइट में होगा वो पॉजिटिव वैल्यूज होती है, जैसे 1 2 3, और लेफ्ट में जो वैल्यूज होती है वो नेगेटिव वैल्यूज होती है। अब अगर इस 1 की बात की जाए, ये एक रियल नंबर है, 1 इज अ रियल नंबर। अगर 1 की बात की जाए, क्या ये स्केलर वैल्यू है या हमारे पास वेक्टर वैल्यू? वेक्टर वैल्यू की हमने बात करी नहीं अभी तक, अभी हम सिर्फ स्केलर की बात कर रहे हैं। तो 1 क्या होता है? 1 का मतलब होता है कि ओरिजिन से उस पॉइंट इस पॉइंट तक की दूरी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अभी तक क्या देखा हमने कि ये आपके पास स्केलर वैल्यू होती है। अब इसको मेजर 0 से 1 की तरफ कर रहे हैं या 1 से 0 की तरफ कर रहे हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ऐसे ही हर एक पॉइंट के लिए बात की जा सकती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज स्केलर क्वांटिटी। आपको ये याद रखना। अब बात करते हैं वेक्टर वैल्यू की, या वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसका अपना पोटेंशियल तो हो, यानी कि मैग्नीट्यूड हो, साथ में डायरेक्शन भी बता रखी है कि आपने किस डायरेक्शन से किस तरफ जाना। ठीक है, यानी कि अगर डेफिनेशन की बात की जाए, अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहती है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी के पास, कि ये ट्राइंगुलर में या ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है। ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है उसको हम देखेंगे आगे। ठीक है, फिलहाल के लिए वेक्टर क्या होता है आपके पास, जो डायरेक्शन भी रखता, मैग्नीट्यूड भी रखता और ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी कोई सबसे वेल नोन क्या रहता, फोर्स। फोर्स, ये कोई दीवार है, ठीक है, इस दीवार को पुश करिए तो एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी, इस डायरेक्शन से पुश कर रहे, ठीक है, तो यहाँ पे इस पे कितना फोर्स लग रहा वो मेजर कर देंगे, वो उसकी क्वांटिटी हो गई। और दूसरा
किस डायरेक्शन में लगाया वो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो ऐसी क्वांटिटीज जैसे फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, किस डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहे और कितना एक्सीलरेट कर रहे, वो भी क्या हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो ऐसी जो क्वांटिटीज रहती है ये सब वेक्टर क्वांटिटीज रहती है जिनके पास दोनों चीजें हो। ठीक है, अब अगर इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें कि वेक्टर क्वांटिटी के ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, तो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता, दो पॉइंट के बीच की लाइन, यानी कि एक ऐसी लाइन से लाइन जिसके एंड पॉइंट हो, तो वो सिर्फ लाइन सेगमेंट के पास होते हैं। ये है लाइन सेगमेंट आपके पास, जिसका इस पॉइंट को बोला जाता है आपके पास इनिशियल पॉइंट और इसको बोला जाता है टर्मिनल पॉइंट। कब, जब इसमें डायरेक्शन दे रखी हो, यानी कि ये हमारे पास ए बी लाइन थी, उसमें मैंने डायरेक्शन ये दी कि ए से बी की तरफ जाएगा, तो ये क्या हो गई डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जिसका ये वाला पॉइंट इनिशियल है, जहां पे जिसकी तरफ जा रही है वो टर्मिनल हो जाता। अब यहां पे अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए, मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब डिस्टेंस या उसका पोटेंशियल, वो हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। और इसकी डायरेक्शन क्या, ये डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, एरो साइन। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं, तो मैग्नीट्यूड मेरे पास ए बी था और डायरेक्शन मेरी ए से बी की तरफ है। ये जो क्वांटिटी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही, एक वेक्टर को। और इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जाए अगर कि ए बी, एक मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा एक स्केलर वैल्यू होती है, रियल नंबर होता है, बेसिकली पॉजिटिव रियल नंबर। तो मैग्नीट्यूड इसका क्या है, अगर ए है और डायरेक्शन उसकी दे रखी एरो साइन से, तो वेक्टर जो है ये रिप्रेजेंट किया जाएगा इस सिंबल से। ठीक है, ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा। तो डेफिनेटली यहां पे देख सकते हैं आप, अ वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इफ अ वेक्टर एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अगर एक वेक्टर पॉइंट ए से बी पर एक्सटेंड हो रहा है, यानी कि ए से बी तक है, तो देन इट इज डिनोटेड बाय दिस। क्लियर है, इस तरीके से आप वेक्टर की बात करते हैं। और उसका मैग्नीट्यूड क्या, मैग्नीट्यूड जब भी निकालना होगा आप उसका मॉड कर दीजिए। अभी हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते जब तक हम पोजिशनल वेक्टर नहीं पढ़ लेते, उसके बाद ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास जो वेक्टर का एडिशन लॉ था, या एडिशन ऑफ टू वेक्टर किस तरीके से होता है वो देखें। दो वेक्टर का एडिशन, अगर मेरे पास एक वेक्टर ये दे रखा, दूसरा वेक्टर मेरे पास ये दे रखा, ठीक है, इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कुछ ए है, अब मान के चलो ओ है, अगर मैं इसको ओ कहूं, और इस वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट ए है। अब ये वेक्टर इस वेक्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ तब ऐड होगा जब इसका इनिशियल पॉइंट ए हो और टर्मिनल पॉइंट कुछ भी हो, मान के चले बी। ठीक है, दो वेक्टर को ऐड होने के लिए पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट, दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो अब मैं इन दोनों वेक्टर का ऐड कर सकता हूं ए प्लस बी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के ये पॉइंट सेम है, और ऐड करने के बाद जो वेक्टर मिलता है ना आपके पास, जो सेम पॉइंट है उनको एक जगह रख दिया, ये हो गया ए और ये हो गया ओ, ये टर्मिनल पॉइंट बी है। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ओ से लेकर बी तक होगा, यानी कि ये दोनों पॉइंट तो सेम थे, बचा क्या, एक ये और एक ये, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा एडिशन का वो होगा ये। तो हमारे पास ये क्या बन जाता, वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर बी, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसी को कहते हैं हम, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ओ बी वेक्टर। तो let OA and AB are two vectors, then OA plus AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, OB। क्लियर है, इस तरीके से आपने दो वेक्टर का ऐड करना। इसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है, इसमें ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि वेक्टर एडिशन का मतलब क्या। let ABCD is a pentagon, पेंटागन का मतलब है 5 साइड की एक ज्योमेट्री, then the resultant of the force, यानी कि उसका हर एक साइड एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही, फोर्स मतलब एक वेक्टर, उनका रिजल्टेंट क्या होगा, यानी कि उनका सम क्या होगा। तो अगर मैं पेंटागन की बात करूं तो 5 साइड की एक ज्योमेट्री ये हो जाएगी आपके पास,
ठीक है, अगर इसको आप नाम दे देते ए, ये बी हो जाएगा, ये सी डी ई, ये इसके वर्टेक्स है। वेक्टर ए बी दे रखा हमारे पास और ए ई वेक्टर दे रखा, ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। बी सी वेक्टर की अगर हम बात करें तो ये इसकी डायरेक्शन होगा। डी सी वेक्टर की बात करें तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ई डी वेक्टर की बात की जाए तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। और ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, तो हमको इनका रिजल्टेंट निकालना है, यानी कि ए बी वेक्टर हो गया प्लस ए ई वेक्टर हो गया प्लस बी सी वेक्टर हो गया प्लस डी सी वेक्टर हो गया प्लस ई डी वेक्टर हो गया एंड ए सी वेक्टर हो गया। इनका रिजल्टेंट निकालना हमने। अब देखिए ऐड कैसे होता है, पहले वेक्टर का टर्मिनल दूसरे वेक्टर का इनिशियल सेम होने चाहिए। तो अगर मैं ए बी के साथ ऐड करना चाहता हूं तो वो वेक्टर ऐड होगा जिसका इनिशियल पॉइंट बी है। तो ये देखिए यहाँ पे बी सी, ये ऐड हो जाएगा। अब अगला क्या होगा, अगला ऐड जब मैं ए ई के साथ में किसको ऐड कर सकता हूँ, ए ई के साथ में ऐड कर सकता हूँ किसको, ई डी को, क्योंकि ई यहाँ पे है, इसका इनिशियल पॉइंट ई हो जाएगा। अब अगर कोई वेक्टर के पास डी है टर्मिनल पॉइंट तो उसको ढूंढे, इनिशियल पॉइंट तो उसको ढूंढे। तो ये देखिए यहाँ पे डी सी, ये डी सी भी यहाँ पे आ जाएगा। लास्ट में बचा क्या हमारे पास, ए सी वेक्टर। अब ये देखो ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, ए सी इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट रिजल्टेंट का मिलता, और ए ई प्लस ई डी कितना आएगा मेरे पास, ए ई प्लस ई डी मिलेगा मुझे ए डी प्लस डी सी प्लस ए सी हो जाएगा। अब यहाँ पे ए सी ये है, एक ए सी ये है, 2 ए सी हो जाएंगे प्लस ए डी प्लस डी सी क्या आ जाएगा हमारे पास, ए सी, और इसका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 3 ए सी। ये इसका आंसर है, इतना इसका रिजल्टेंट होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं जब हमको वेक्टर दे रखे हो। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेक्टर के डिफरेंट टाइप, यानी कि वेक्टर किन किन टाइप के होते हैं। ठीक है, नाम से हमको याद रखना। जैसे फर्स्ट हमारे पास जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। नल वेक्टर कौन सा वेक्टर था, एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या हो, सेम हो। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो उस वेक्टर को बोला जाता है नल वेक्टर। जैसे ए वेक्टर हो गया मेरे पास, ये नल वेक्टर है। अब दिखने में ये लगेगा कि ये तो एक ही पॉइंट हो गया, तो मैग्नीट्यूड तो ठीक है 0 है, लेकिन फिर डायरेक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जरा, एक ट्राइंगल है जिसमें क्या है, ये ए है, ये बी है, और ये आपके पास क्या सी है, और एक वेक्टर ये है, ये क्या आपके पास ये। तो यहाँ पे ए बी ऐड हो सकता बी सी के साथ, ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो कर रहा, पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट दूसरे वेक्टर के इनिशियल पॉइंट के बराबर है। ठीक है, फिर इसके साथ सी ए ऐड हो सकता, क्योंकि इसका जो टर्मिनल पॉइंट है वो इसके इनिशियल पॉइंट के बराबर है। तो यहां से आपको रिजल्टेंट क्या मिलता है, ए बी प्लस बी सी का रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ए सी प्लस सी ए ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा, इसका टर्मिनल पॉइंट ये है, इसका इनिशियल पॉइंट ये सेम है, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ए वेक्टर, और इसी को बोलते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये याद रखना। नेक्स्ट वेक्टर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे यूनिट वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, यूनिटी हो। ठीक है, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है उसको क्या बोला जाएगा आपके पास, कि ये यूनिट वेक्टर है। यहाँ पे देखिए, इफ ए इज अ वेक्टर, ए अगर कोई वेक्टर है तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ये क्या बन जाएगा आपके पास, उस वेक्टर में आपने क्या करना, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। क्योंकि जब आप इसका पूरा मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन से ये अलग अलग हो जाएगा। ये हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स में भी देखा हमने, मॉडुलस की प्रॉपर्टी से अलग अलग हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास यूनिट वेक्टर। क्लियर? तो इस तरीके से आपने याद, जिसका भी आपको 1 मैग्नीट्यूड आए आप सीधे कह दोगे कि आपके पास यूनिट वेक्टर है। अगला है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, दो वेक्टर इक्वल होंगे अगर उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो। जैसे हमारे पास एक वेक्टर ये है, ए से लेकर बी तक एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है हमारे पास सी से लेकर डी,
इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम लग रही है, सेम है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास सी डी। अब इनकी डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसीलिए दो वेक्टर क्या हो जाएंगे इक्वल वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है, याद कैसे रखना। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर का मतलब क्या होता है, वो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन एक जगह हो, मतलब सेम हो, एक तरफ हो, ठीक है। टू वेक्टर आर सेड टू बी लाइक व्हेन दे हैव सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है कि सेम होगा, मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे यहाँ देखो, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, दोनों की डायरेक्शन सेम है। दोनों की अगर डायरेक्शन सेम है तो उनको बोला जाता है लाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर क्या होगा, दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो। यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड के बारे में जरूरी नहीं कि सेम होगा, हो भी सकता है नहीं भी। तो जैसे आपके पास मैं बात करूं, एक वेक्टर है ये वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर, और एक वेक्टर है ये अपोजिट डायरेक्शन में भी वेक्टर, तो इसको क्या बोला जाता है अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइप रहता है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब होता है वो सारे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। यानी कि अगर आपके पास कोई ये इनिशियल पॉइंट है, ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये, तीसरा वेक्टर ये, चौथा वेक्टर ये, तो ये सारे वेक्टर जो है ये है को इनिशियल। इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, टर्मिनल पॉइंट हो सकता है इसका बी है, ए है, इसका बी है, इसका सी है और इसका डी है, और इनके डायरेक्शन भी जरूरी नहीं कि सेम होगी, डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है सबकी। तो इन सारे वेक्टर को ए बी सी डी को बोला जाएगा को इनिशियल वेक्टर्स, इनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा सेम। अब नेक्स्ट वेक्टर होता है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, अब इस स्ट्रेट लाइन के साथ जो भी वेक्टर पैरेलल प्रॉपर्टी को रखता, ये देखिए यहाँ पे, या ऐसा होगा, ये सारे क्या है कोलिनियर वेक्टर्स है। वो सारे वेक्टर जो किसी एक स्पेशल लाइन या पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल हो, उनको बोला जाता कोलिनियर वेक्टर्स। खुद के साथ ये पैरेललिटी रखते हैं या नहीं रखते वो हम अभी बात करेंगे पैरेलल वेक्टर में। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है, वो वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल हो। पैरेलल होने का मतलब है एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये दोनों क्या पैरेलल, बराबर डिस्टेंस पे चलते हो। हर एक पॉइंट से अगर दो वेक्टर पैरेलल होते, जब इनके किसी भी दो पॉइंट से डिस्टेंस निकाली जाए, डिफरेंट सेम आनी चाहिए हमेशा, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से। या ऐसे भी हो सकता है एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो ये वाले वेक्टर क्या हो गए लाइक वेक्टर, जो एक डायरेक्शन में है। ये अनलाइक वेक्टर हो गए, लेकिन पैरेलल तो है। तो लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर जो होते हैं ये सब पैरेलल वेक्टर होते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। पैरेलल वेक्टर में हैव नॉट सेम मैग्नीट्यूड, जरूरी नहीं है कि सेम मैग्नीट्यूड होगा पैरेलल वेक्टर का। जब तक हम पोजिशनल वेक्टर नहीं पढ़ लेते तब तक हम यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको वेक्टर की मैथमेटिकल फॉर्म चाहिए, उसके लिए अभी थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। अब ये वेक्टर के टर्म्स के बारे में बात हुई कि क्या क्या टर्म आएंगे वेक्टर अलजेब्रा के अंदर। अब बात आती है यहां से कि वेक्टर को बनाया कैसे जाता, फंडामेंटल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। यहां पर देखिए, अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें, 3D स्पेस की बात करें, तो ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जेड एक्सिस को, ठीक है। हमने कहा कि एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को क्या बोला जाता, वेक्टर बोला जाता। अगर मैं एक यूनिट की बात करूं, यहाँ पे इस पॉइंट की बात करूं, 1 0 0 पॉइंट होता है, बेसिकली ये 1 है, एक्स एक्सिस के ऊपर 1 है, ठीक है, और ये ओरिजिन है इसका। अब अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल दूं, जहां पे ये 1 है, ओ ए है मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड है इसका 1 यूनिट। अगर मैं इसको डायरेक्शन दे दूं कि मेरे को मेजर जो करना वो ओ से ए की तरफ करना, तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गया। अब ये वेक्टर बन चुका। अब मुझे मैग्नीट्यूड तो पता,
यहां पे कि 1 यूनिट है, लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे कैसे? ठीक है, सेम यही बात आती है कि अगर एक पॉइंट ये है 2 0 0 है बी पॉइंट, और डायरेक्शन मैं दे दूं कि ओ से बी की तरफ मेजर करो या ओ से बी की तरफ देखिए। अब ये मैग्नीट्यूड तो मुझे इसका पता कि ये 2 है, लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें? तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सिंबल हर बार तो एरो लगा नहीं सकते कि 2 के ऊपर एरो लगा दूं मैं कि ये वेक्टर 2 हो गया, ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए एक फंडामेंटल वेक्टर दे दिया गया जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर आने वाले हर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करे एज ए यूनिट। ठीक है, उसका नाम दिया आई। ये जो आई वेक्टर होगा, आई वेक्टर, या मैं यहां पे लिखूं, जो ये आई वेक्टर होगा ये होगा यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट अगर उसको आपने वेक्टर बनाना, ओरिजिन से मेजर करना, ओरिजिन जो है इसका इनिशियल पॉइंट होगा। जब भी आप 3 डायमेंशनल स्पेस में बात करते हो पोजिशनल वेक्टर की या किसी वेक्टर की, तो ओरिजिन से ही मेजर करना। ठीक है, तो जिस भी वेक्टर को एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा अगर हमने, तो उसमें आई लगा देने से उसकी डायरेक्शन का पता चल जाएगा कि ये किस डायरेक्शन में। आई क्या होती? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। जैसे मुझे अगर बात करनी हो यहाँ पे, मुझे अगर बात करनी हो कि 2 यूनिट का वेक्टर ऑफ 2 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, 2 यूनिट का वेक्टर बनाना मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये वेक्टर को मान के चले ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिख कैसे सकते हैं हम? 2 तो हो गया, ये उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा, एक्स एक्सिस के अलोंग है तो आपने यहाँ पे आई लगा देना। ठीक है, अब सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड भी होती है, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो आपके पास ये बनेगा। इन नेगेटिव डायरेक्शन तब आप क्या कहेंगे कि ये बनेगा -2i। माइनस साइन लगा दोगे अगर वेक्टर में तो उसकी नेगेटिव डायरेक्शन को दिखाएगा, अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करते हैं। सेम वाई एक्सिस के लिए भी यही, तो वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या दे दिया गया? जे, कि वाई एक्सिस के ऊपर आप जो भी वेक्टर निकालोगे, वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी यूनिट दे रखी है उसको वेक्टर में बनाना, तो आप उस पर आई लगा दीजिए। और सेम क्या हो जाएगा आपके पास? जेड एक्सिस के लिए के दे दिया गया। तो अगर इन जनरल में बात करूं, फंडामेंटल सिस्टम क्या होता, अगर आपके पास ये यूनिट है, ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये वेक्टर आई रिप्रेजेंट करेगा, ये वेक्टर जे और ये वेक्टर के। तो सिस्टम आई जे के जो होते हैं ये कहलाता है आपके पास फंडामेंटल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, और ये तीनों क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तीनों वेक्टर आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होते, जैसे देख पा रहे हैं आप। अब बात आती है कि आई जे के तो मिल गया, और एक्स एक्सिस पे एक्स यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना आपने तो ये क्या हो जाएगा? एक्स आई, वाई यूनिट अलोंग वाई एक्सिस, ये क्या बन जाएगा आपके पास? वाई जे, जेड यूनिट अलोंग जेड एक्सिस। अगर इनको वेक्टर फॉर्म में लिखना तो ये बन जाएगा जेड आई। इस तरीके से आप ये लिखेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। अब अगर हम बात करें इन जनरल, कोई पॉइंट दे रखा है उसका पोजिशनल वेक्टर क्या होगा? जैसे मेरे पास 2 डायमेंशन में एक पॉइंट दे रखा, 2 डायमेंशन में एक पॉइंट है हमारे पास पी एक्स वाई होता। ठीक है, अब इस पॉइंट का वेक्टर फॉर्म निकालनी हमने, तो वेक्टर फॉर्म क्या होती? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन एक रेफरेंस पॉइंट होगा सबके लिए,
यानी कि ओरिजिन से ही शुरू करना। तो मुझे ये वेक्टर फाइंड करना। इस वेक्टर को फाइंड करने के लिए अगर मैं इस पॉइंट को देखूं पी एक्स वाई को, तो ये पॉइंट क्या है आपके पास, एक्स यूनिट एक्स एक्सिस पे है और वाई यूनिट कहां पर है, वाई एक्सिस पे। वाई यूनिट यहां पे क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे हो जाएगा इस तरीके से। अब अगर इस पॉइंट को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इस वेक्टर को मैं क्या लिख सकता, इसके वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखें ये हो जाएगी एक्स आई वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन ये हो गई। और अगर इस वेक्टर को लिखे वेक्टर फॉर्म में तो ये वाई जे, इसकी डायरेक्शन ये हो गई। अब ये ओ है, इसका नाम ए दे दीजिए, ये पी है। तो जब हम ट्राइंगुलर लॉ देखते हैं यहाँ पे, तो ओ ए वेक्टर को मैं ए पी वेक्टर से ऐड कर दूंगा, इस वेक्टर को मैं इस वेक्टर से ऐड करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, एक्स आई प्लस वाई से। और ये क्या होता हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता ओ से लेकर पी तक, और ये मुझे ओपी वेक्टर मिल चुका। तो 2 डायमेंशन के ऊपर जब भी मुझे किसी पॉइंट का पोजिशनल वेक्टर निकालना हो तो मैं उसका जो x कंपोनेंट होगा उस पे i लगाऊंगा, प्लस y कंपोनेंट होगा उस पे हम j लगाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, पॉइंट 23 है या पॉइंट हमारे पास है -23, ठीक है, इस तरीके कोई भी पॉइंट है। तो जब मैं OP1 बनाऊंगा ना वेक्टर, तो ये 2 के साथ i लगाऊंगा प्लस 3 के साथ j, ये बन गया। और जब मैं OP2 वेक्टर लगाऊंगा ना, तो यहाँ पे -2 के साथ i लगाऊंगा और जो 3 होगा उसके साथ क्या लगाएंगे, प्लस j। इसका साइन क्या है वो वैसे ही रहने देना, आपके पास पोजिशनल वेक्टर बन जाएगा। अगर पोजिशनल वेक्टर की बात की जाए 3 डायमेंशनल स्पेस पे, ठीक है, अगर मेरा पॉइंट पी एक्स वाई जेड है तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस पे हो जाएगा, ये देखिए आप, ठीक है। यहां पे कोई पॉइंट होगा पी एक्स वाई जेड। तो इसको बनाने के लिए आप एक क्या करिए, एक पैरेललो पाइप बनाइए। ये हम एक फिगर बनाते हैं, एक ज्योमेट्री बनाते हैं जिससे हमको ये क्लियर हो पाएगा। ये हो गया, ठीक है। ये आपके पास ओरिजिन है जो कि 0 0 है, ये मान के चलिए A है, और ये हो गया आपके पास B, और ये हो गया आपके पास C। अगर इसकी बात करूं मैं तो ये x यूनिट है, तो वेक्टर की फॉर्म में xi लिखेंगे हम इसको, OA क्या हो जाएगा, xi वेक्टर, ठीक है। अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं OB की, तो मान के चलिए ये y एक्सिस के ऊपर है, ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। तो OB कितना हो जाएगा मेरे पास, yj हो जाएगा, और OC कितना हो जाएगा वेक्टर zk। ये पॉइंट क्या है हमारे पास, x यूनिट ओरिजिन पे है, मतलब x एक्सिस पे है, 0 y 0, और ये कितना हो जाएगा 0 0 सेट, ये पॉइंट हो जाएंगे हमारे पास। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना, ये पॉइंट P है मेरा, P x y z, ये वाला पॉइंट, ये वेक्टर फाइंड करना है मुझे। इस वेक्टर को हमको क्या करना, फाइंड करना। ये वेक्टर कैसे आएगा, अब यहाँ पे एडिशन लॉ लगाएंगे। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसको ऐसे समझिए कि जैसे क्यूब है एक, ठीक है, तो उसमें क्या होती, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये बराबर होंगी, ये साइड हो गई आपके पास, ये साइड हो गई आपके पास, ठीक है, ये साइड हो गई ये साइड हो गई, ये बराबर होती है। अब पैरेलल भी है, ठीक है, ये साइड हो गई ये साइड हो गई ये साइड हो गई, और ये साइड ये भी क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, एक वेक्टर ये है एक्स आई वेक्टर, एक वेक्टर हमारे पास ये जेड के वेक्टर। अब ये जो वेक्टर है ना, ये जो साइड है इसी बराबर की ये साइड होगी, तो इसको हम एक्स आई लिख सकते हैं। अब देखो ये मैं क्यों लाया यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं ओ सी प्लस इसका नाम दे दूं मैं सी डी करूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ओडी मिल जाएगा। तो ओ सी कितना, ओ सी है जेड के, ठीक है,
ओसी की अगर बात की जाए तो ये है हमारे पास जेड के प्लस, अगर सी डी की बात की जाए तो ये है एक्स आई, और ओडी कितना मिल गया हमको, जेड के प्लस एक्स आई, ये हमारा वेक्टर मिल गया। अब देखो यहाँ पे ये वेक्टर कितना बोला है हमने, वाई जे, तो ये भी वाई जे हो जाएगा और ये भी वाई जे हो जाएगा। अब अगर इसको देखें आप गौर से, अगर आप इसको देख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ओडी वेक्टर, ओडी वेक्टर हो जाएगा ये, प्लस ओडी वेक्टर के साथ कौन सा वेक्टर ऐड हो जाएगा, ये वाला वेक्टर, प्लस डीपी वेक्टर, और इस वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इसकी ये है, रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, ओपी। आप देख सकते हैं, आप ओडी वेक्टर कितना हमारे पास, जेड के प्लस एक्स आई, प्लस डीपी वेक्टर कितना, डीपी वेक्टर है वाई जे इज इक्वल टू ओपी। तो जो रिजल्टेंट ओपी वेक्टर होगा मेरे पास किसी भी पॉइंट का पोजिशनल वेक्टर, वो क्या आएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। इसमें भी आपने वैसे ही करना जैसे आप 2 डायमेंशन में किया। अगर कोई पॉइंट दे रखा है आपके पास, ये है हमारे पास कौन सा पॉइंट, 2 1 -1 है, तो इसका पोजिशनल वेक्टर जो होगा, पोजिशनल वेक्टर इसका वो क्या हो जाएगा, 2i प्लस जे माइनस के। इस तरीके से आपने बनाना। तो पोजिशनल वेक्टर हमको मिल चुका, इफ पी एक्स वाई जेड बी अ पॉइंट in space, then positional vector of P is क्या हो जाएगा, OP इक्वल टू कितना हो जाएगा, XI YJ प्लस Z की, ये इसका पोजिशनल वेक्टर हो जाएगा। अब वेक्टर मिल चुका तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ओपी का मॉडुलस। ओपी का मॉडुलस का मतलब ये समझिए सीधा सीधा, ये पॉइंट है पी एक्स वाई जेड, इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये दोनों काम की चीजें। तो कोई भी पॉइंट दे रखा उसका मैग्नीट्यूड के लिए आपने क्या करना, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट जो भी है वो निकाल देना। जैसे अगर मेरे पास कोई पॉइंट है, कोई वेक्टर दे रखा 2i माइनस जे प्लस के, इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे चाहिए तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर या -1 का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा 4 + 1 + 1 √6 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने इस तरीके से ये करना, ठीक है। तो ये किसी भी पॉइंट के वेक्टर फॉर्म में अगर हम उन्हें कन्वर्ट करना वो था। अब क्वेश्चन है मेरे पास एक, द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा। पहले हमने क्या देखा कि अगर कोई वेक्टर ए है तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता, वो होता आपके पास वेक्टर में डिवाइड करना होता आपने उसके मैग्नीट्यूड का, सीधा सा। अब अगर मेरे पास वेक्टर क्या i - 2j + 3k है, इसमें डिवाइड करना मुझे इसके मैग्नीट्यूड से, i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट, तो ये बन जाएगा i - 2j + 3k डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 + 4 + 9, ये बन जाएगा। और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 कितना हो जाएगा, 13 14 √14 i - 2j + 3k, ये आपका आंसर है यूनिट वेक्टर। अब दूसरा क्या हमारे पास एक स्पेशल नोट है, अब वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लेमडा, लेमडा मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर निकालना आपने इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर ए। एक वेक्टर ए दे रखा, उस वेक्टर की डायरेक्शन में आपने एक लेमडा मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना, तो वो क्या होगा, सबसे पहले उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो, ठीक है। अब उस यूनिट वेक्टर से हमने कितने वेक्टर
कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाना, लैम्डा, और लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन में मैं अगर कहता कि मुझे 5 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर बताओ, इस क्वेश्चन में 5 मैग्नीट्यूड का अगर मुझे वेक्टर चाहिए होता तो मैं क्या कर देता है, बी वेक्टर होता मेरे पास 5 डिवाइडेड बाई रूट 14 i माइनस 2j प्लस 3k, ये मेरा वेक्टर होता। ठीक है, सिंपल। सबसे पहले आपने यूनिट वेक्टर निकालना उसके लिए, और बाद में जितने मैग्नीट्यूड का पूछा गया वो आप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इनसे रिलेटेड जो भी रहेंगे वो हम शीट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस की मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, किसी भी वेक्टर में स्केलर का मल्टीप्लाई करने से क्या इफेक्ट होता है वो देखें। अगर हमारे पास एक वेक्टर है a और n एक स्केलर है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर ऑन वेक्टर a क्या हो जाता, n इंटू वेक्टर a। किसी भी वेक्टर के ऊपर स्केलर का नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन अलाउड है। ठीक है, होगा क्या, चेंज क्या आएगा आपके पास, na वेक्टर मिलेगा। na वेक्टर का मतलब है वेक्टर a का क्या मैग्नीट्यूड जो है वो n टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 था, अब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 इंटू n हो जाएगा, जब आपने n से मल्टीप्लाई किया उसको। क्लियर है। अब यहाँ पे देखने इसके लिए कुछ रूल है। अगर आपने na किया, अगर तो ये n इक्वल टू 0 हुआ तो आपको रिजल्टेंट कितना मिलने वाला, 0.a, यानी कि 0 वेक्टर आपको मिलेगा। याद रहे कि आपको ये वेक्टर ही मिलेगी क्वांटिटी, ये स्केलर 0 नहीं होगा, ये वेक्टर 0 होगा। ठीक है, अगर n हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, इफ n इज पॉजिटिव तो a और na की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, इन दोनों की डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मेरे पास एक वेक्टर i प्लस जे प्लस के था, दूसरा वेक्टर 2i प्लस 2j प्लस 2k है, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। एक वेक्टर पहले ये था, दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड डबल हो गया, ये हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन अगर ये है तो इसकी डायरेक्शन भी हो जाएगी। हाँ, अगर आप उस वेक्टर में n जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नेगेटिव है, जैसे मेरे पास एक वेक्टर a था, एक वेक्टर माइनस a है, -1 का मल्टीप्लाई किया हमने, तो इस समय अगर मैं बात करूं यहां पे तो a वेक्टर ये है, ठीक है, ये वेक्टर a है, तो जब इसमें मैं -a करूंगा ना तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, जो पहले थी उसके अपोजिट। ठीक है, अगर मैं इन जनरल कहूं यहां पे तो ये वेक्टर a है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आप -a ये हो जाएगा, ये ओरिजिन था इनका रेफरेंस। क्लियर, इस तरीके से आपने याद रखना, माइनस लगाने से उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती सीधे। इफ a एंड b आर टू पैरेलल वेक्टर देन a इक्वल टू लैम्डा b, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उन पैरेलल वेक्टर को किस तरीके से लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इफ a एंड b आर पैरेलल, तो इसका मतलब है a इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा b। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन से बना होगा, सिर्फ और सिर्फ तब वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। जैसे यहाँ पे a और b पैरेलल है, तो जो वेक्टर a है वो b वेक्टर पे लैम्डा मल्टीप्लाई करने के बाद मिल रहा, जैसे ये हो गया आपके पास i माइनस 2j प्लस k, ये है हमारे पास, और एक हो गया यहाँ पे 2i माइनस 4j प्लस 2k, ये हो गया। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है आपस में, ये दोनों पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर कैसे है ये, क्योंकि जो पहला वेक्टर है वो दूसरे वेक्टर में देख रहे हैं आप, उसको रिलेट कर रहे हो 2i माइनस 4j प्लस 2k, तो दूसरा वेक्टर जो है वो पहले वेक्टर पे 2 का मल्टीप्लाई करके बन रहा। तो इस तरीके से आप पैरेलल वेक्टर की बात करते हैं।